हेलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, एक बार फिर से आप सबका स्वागत है केपी कॉलेज ऑफ आर्ट्स एंड साइंस की यूट्यूब क्लास में। हाँ बिल्कुल, मैं हूं भरत कुमार और हम देख रहे हैं बीए सेकेंड ईयर के लिए पॉलिटिकल साइंस और पेपर फर्स्ट है। तो पेपर फर्स्ट में हम आज देख रहे हैं स्विट्ज़रलैंड, ठीक है ना। तो स्विट्ज़रलैंड के बारे में फ़िलहाल स्टार्टिंग में हम देखेंगे यहाँ की सामाजिक आर्थिक व्यवस्था का आधार। पहले स्टार्टिंग में इस पार्ट में हम क्या देखेंगे, वहाँ की सामाजिक और आर्थिक व्यवस्था का आधार। इसके बाद हम आने वाले वीडियो में संविधान की विशेषताओं को देखेंगे कि ब्रिटेन ये जो स्विस जो संविधान है ये कैसे बना, उसकी क्या विशेषता है, वो सेकंड वाले पार्ट में देखेंगे। तो आज फिलहाल हम क्या देख रहे हैं, बिल्कुल आज हम देख रहे हैं स्विट्ज़रलैंड की सिर्फ सामाजिक आर्थिक व्यवस्था के बारे में। तो सबसे पहले आपको ध्यान रखना है, मैं ईजी बनाने के लिए सीधा सा कहे ना, आपको वो बुक ही सामने लाई है, ताकि आपके पास अगर बुक नहीं है तो ये आपके सामने बुक ही है और मैं इसका ट्रांसलेट कर रहा हूँ, ठीक है ना। तो बढ़िया रहेगा आपका। तो सबसे पहले यहाँ पे एक दो लाइन कही है, वो ध्यान रखें कि स्विट्ज़रलैंड अशांति के समुद्र में शांति का द्वीप है। बिल्कुल, स्विट्ज़रलैंड जो है वह इस लोकतंत्र के इस संसार में, यानी हर जगह लोकतंत्री व्यवस्था है, लेकिन उसके अंतर्गत भी अशांति है। बहुत जगह है वो लोकतंत्र भी पूरी तौर पे प्योर नहीं है, लेकिन स्विट्ज़रलैंड की लोकतंत्र व्यवस्था अगर देखें तो बहुत अच्छी है। इसलिए कहा गया है कि स्विट्ज़रलैंड अशांति के समुद्र में क्या शांति का एक द्वीप है। और इसी तरह रेपार्ड ने क्या कहा, रेपार्ड ने कहा स्विट्ज़रलैंड युगों से गणराज्य रहा है। अब ये युगों से रहा है, इस वजह से ये और अच्छा एक गणतंत्री व्यवस्था वाला देश कहलाता है। हम यहाँ पे नेक्स्ट बात करेंगे, तो सीधा सा आगे बढ़ते हैं और आपको अपने टॉपिक के ऊपर ही बढ़ता हूँ और समझाता हूँ कि क्या चीज़ें हमें पढ़नी है, ठीक है। तो ध्यान रखें कि जो स्विट्ज़रलैंड है उसकी सामाजिक आर्थिक व्यवस्था को देखें तो आपको पता होगा कि स्विट्ज़रलैंड की जनसंख्या 50 लाख के आसपास है और वहाँ का जो क्षेत्रफल है वो 16,000 वर्ग सेमी है। तो अब यहाँ की एक बढ़िया विशेषता ये है कि जो स्विट्ज़रलैंड है वहाँ बाकी देशों से काफ़ी शांतिपूर्ण माहौल है, ठीक है ना। और स्विट्ज़रलैंड विश्व के सबसे छोटे स्वतंत्र राज्यों में से एक है और अपनी विशिष्ट राजनीतिक संस्थाओं के कारण स्विस संविधान और राज्य व्यवस्था का विशेष महत्व भी रखती है। साधारणतः अगर वहाँ पे देखें तो व्यक्ति के लिए स्विट्ज़रलैंड विश्व का सबसे प्रमुख प्राकृतिक सौंदर्य, रेड क्रॉस का मुख्यालय, विश्व प्रसिद्ध घड़ियों का निर्माण देश भी कहलाता है। लेकिन राजनीतिक विद्यार्थियों के लिए ये सबसे अधिक है, क्यों जरूरी है, क्योंकि लोकतंत्र की जब हम बात करते हैं तो प्योर लोकतंत्र कहाँ पाया जाता है, बिल्कुल प्योर लोकतंत्र स्विट्ज़रलैंड में पाया जाता है। तो हमारे जो राजनीतिक पढ़ने वाले जो विद्यार्थी है, राजनीति विज्ञान वाले, उनके लिए स्विट्ज़रलैंड को समझना जरूरी है, क्योंकि स्विट्ज़रलैंड की जो वहाँ की व्यवस्था है, शासन व्यवस्था, वो आपको काफ़ी अनुभव और अपने ज्ञान को बढ़ाने वाली होती है। इसीलिए तो यहाँ पे कहा है कि यह प्रजातंत्र का घर है, प्रजातंत्र का घर है, विश्व के सबसे प्रमुख राजनीतिक प्रयोगशाला का केंद्र है। यानी राजनीति की गतिविधियों को समझना है, जैसे हम साइंस के प्रयोग करने के लिए लैब का यूज़ करते हैं, वैसे ही लोकतंत्र की व्यवस्था को बहुत अच्छे से बखूबी समझना है। तो स्विस जो है, यानी स्विट्ज़रलैंड है, वो राजनीति की एक प्रयोगशाला की तरह है और स्विट्ज़रलैंड विश्व का सर्वाधिक प्राचीन गणतंत्रीय राज्य है। रेपार्ड ने इसी बात को दृष्टि में रखते हुए स्विट्ज़रलैंड युगों से गणराज्य रहा है वो बात कही थी। तो स्विस नागरिक न केवल वंशानुगत राजा द्वारा निर्वाचित प्रधान की पूर्ण शक्ति को प्रदान करने के विरुद्ध है, वरन इस गणतंत्री भावना के कारण उनके द्वारा कार्यकाली स्थान पर बहुल कार्यपालिका को अपनाया गया है। यहाँ पे एक व्यक्ति के हाथ में शक्ति नहीं है, क्योंकि देखो सिंपल से पता होगा, भारत की बात कर रहे हैं, अपने अमेरिका की बात करें या फिर ब्रिटेन की बात करें, वहाँ पे कार्यपालिका है वह एक तंत्रीय प्रधान है। लेकिन स्विट्ज़रलैंड की सबसे अनोखी बात है, क्यों, क्योंकि स्विट्ज़रलैंड में एकल कार्यपालिका का नहीं है, बहुल कार्यपालिका। क्या है, बहुल, वहाँ पे 7 व्यक्तियों के बीच में बढ़कर ये काम करती है। तो ये सबसे अलग बात होती है। स्विस लोकतंत्र के नागरिकों को राजनीतिक व्यवस्था में भाग लेने की जितनी सीमा तक शक्ति प्रदान की, उतनी सीमा तक लोकतंत्र की जो व्यवस्था है वो किसी जगह नहीं, यानी पूरी तरह से यहाँ पे स्विस के अंदर, स्विस यानी स्विट्ज़रलैंड के अंदर लोकतंत्र के अंदर लोगों को भाग लेने की पूरी स्वतंत्रता दी गई है। तो हमने थोड़ा बहुत तो यहाँ पे इनके बारे में जान लिया है। अब यहाँ पे सामाजिक व्यवस्था देखते हैं, क्योंकि यहाँ का समाज कैसा है, लोकतंत्र के अनुकूल है या इस समाज बहुत बढ़िया है, इसी वजह से और ज़्यादा इस व्यवस्था को प्रमुखता दी है। क्योंकि देखो हम जहाँ रहते हैं, अगर हम बिजनेस करें और वो बिजनेस के प्रभुत्व वाला क्षेत्र है तो बिजनेस बखूबी बढ़ता है। तो वैसे ही यहाँ का समाज भी है, काफ़ी सपोर्टिव है यहाँ की व्यवस्थाओं को देखते हुए। तो इसकी सामाजिक व्यवस्थाओं को देखें तो हम पहला पॉइंट यहाँ पे डिस्कस करते हैं, विविधता में एकता। विविधता में एकता यानी यहाँ पे बहुत तरह की विविधता है।
हर तरह की विविधताओं को अगर हम देखें यहाँ पे, तो स्विस में अपने विविधताओं के बीच एकता का एक आदर्श उदाहरण है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे स्विट्जरलैंड में भाषा, धर्म, संस्कृति के काफ़ी भेद पाए जाते हैं, लेकिन फिर भी उनमें राष्ट्रीय एकता है, राष्ट्रीय एकता है। क्योंकि स्विट्जरलैंड में लगभग 74% जर्मन हैं, 20% फ्रेंच के लोग रहते हैं, 5% इटालियन और 1% रोमन भाषा के लोग रहते हैं। फिर भी इस भाषा संबंधी विविधता का हल इन सभी भाषाओं को राज्य स्तर पर प्रदान कर निकाला गया। किसी को भी ऐसा नहीं कहा कि 74% है वो जर्मन है तो जर्मन भाषा रहेगी, नहीं, सभी की भाषाओं को वहाँ पे राज्य भाषा का दर्जा दिया गया है। इसी कारण वहाँ की 58% लोग प्रोटेस्टेंट और 40% रोमन कैथोलिक और 1% यहूदी, 1% अन्य परिस्थिति के लोग वहाँ पे रहते हो। तो दो इस वजह से अलग अलग धर्म के लोग रहते हुए भी वहाँ पे धार्मिक सहिष्णुता है, यानी धार्मिक समानता है, मतलब लोगों के पीछे एक धार्मिक माहौल अच्छा क्रिएशन किया हुआ है, अच्छा बना हुआ है। आगे हम बात करें तो एक दूसरे के प्रति यहाँ पे सम्मान का गहरा भाव है लोगों में। ऐसा नहीं कि ये वो ऐसा है यार, ये धर्म की बात कर रहा है तो वो उसका धर्म बढ़िया कह रहा है, इसका नहीं कर रहा, नहीं, सभी लोगों में समान धर्म के प्रति समान भावना है, समान व्यवहार, रीति रिवाज, एक कहते हैं ना परिवार का माहौल जैसे होते वैसी व्यवस्था है। तो वहाँ का सामाजिक वातावरण अगर देखें तो विविधताओं में भी एकता का अनुभव प्रदान करता है। नेक्स्ट हम देखें तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि अलग अलग धर्म के लोग होते हुए भी इन धर्मों के विभिन्न अनुयायी के लोग वहाँ पे रहते हैं, लेकिन इनमें फिर भी एकता का जो कहते हैं ना भाव, एक संसार, एक बात है, अनुभव होती है। तो यहाँ पे स्विट्जरलैंड की बात करें जैसे तो वो 5 कैंटनों में बटा हुआ, कितने कैंटनों में बटा हुआ है? 5 अलग अलग जैसे राज्यों की बात करें तो स्विट्जरलैंड है वो 5 कैंटनों में बटा हुआ है। इस तरह से यहाँ पे इनकी सीमाएँ भी अलग अलग है। विविधताओं के बीच एकता का सबसे प्रमुख कारण क्या है कि स्विस लोगों की उदारता, शालीनता, एक दूसरे के प्रति स्वादसुन स्वभाव, गहरा देश प्रेम, ये सभी ऐसे एक तत्व है, एक गुण है जो सब में पाए जाते हैं। तो कुछ गुण जो देश की एकता को बढ़ावा देते हैं वे गुण वहाँ के लोगों में हैं, तो ये इनका मित्रतापूर्ण, एक सौहार्दपूर्ण वातावरण है वो बनता है। ठीक है, इसी तरह ब्रुक्स ने अपने शब्दों में कहा है स्विट्जरलैंड ने ये दिखा दिया है कि उन लोगों को, यानी यहाँ पे एक बात करें स्विट्जरलैंड ने उन लोगों को ये दिखा दिया है कि लोगों में घनिष्ठता सहयोग की सद्भावना से होती है, यानी एक दूसरे के लोगों में सहयोग की भावना होगी तभी मित्रता होगी, तभी एकता भी होती है। जो कभी राजनीतिक दृष्टि से परस्पर स्वतंत्र थे वे जो आज भाषा व धर्म के आधार पर व्यापक रूप से विभाजित है, लेकिन यहाँ पे विभिन्न धर्म और विभिन्न भाषा होते हुए भी यहाँ पे एकता का एक अनुभव प्रदान होता है। नेक्स्ट यहाँ पे बात करें तो सीधा एक जो दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है उस पर आ जाते हैं। दूसरा पॉइंट आपके सामने ये प्रेजेंट कर रहा हूँ मैं, और दूसरे पॉइंट में क्या है, सुसंस्कृत और व्यवहारिक दृष्टिकोण से संपन्न समाज। कहता है ना ब्रॉड लेवल का एक दिमाग होता है, उदारता होती है, छोटी संकीर्ण चीज़ नहीं, यहाँ पे लोगों के मन में उदारतापूर्ण व्यवहार होता है। तो यही समाज को और राज्य को बढ़ावा देती है। छोटी सोच रहना नुकसानदायक होता है। तो यहाँ पे हम बात करें तो स्विस समाज एक अत्यंत सुसंस्कृत समाज है, क्योंकि यहाँ के स्विस लोग सामाजिक जीवन, आर्थिक जीवन और राजनीतिक जीवन के संदर्भ में देखें तो जीवन के सभी क्षेत्रों में शालीनता, पूर्ण ढंग और मर्यादित तौर तरीकों से अपना जीवन व्यतीत करते हैं, पूरी तरह से मर्यादित रूप में करते हैं। संघीय सभा, संघीय परिषद या राज्य की व्यवस्थाओं में अन्य कोई भी संस्था हो, संस्था के सदस्य अपने समस्त कार्य शांति, समझ और ईमानदारी के साथ करते हैं। ईमानदारी अगर जहाँ पर है तो वो कार्य बहुत बखूबी और अच्छे से होता है। उदाहरण के लिए लॉर्ड ब्राइस ने संघीय सभा के कार्यकारिणी के संबंध में लिखते हैं कि स्विट्जरलैंड की संघीय सभा की बड़ी ईमानदारी से कार्य करने वाली संस्था है जो शांति तथा देश प्रेम से प्रभावित होकर अपना कार्य करती है, और सभा के सदस्य व्यर्थ में ओजस्वी भाषण नहीं देते और न ही ऐसे भाषणों की प्रशंसा की जाती तो व्यवहार में अपना कार्य कुशलता से ढंग से संपन्न करने में संबंध रखते हैं। बस इनका सिंपल सा काम है कि फालतू है वो टाइम पास नहीं कर रहे हैं, या संघीय व्यवस्था में जो काम है वही काम पे ध्यान देना है, दूसरे कामों में या दूसरी चीज़ों में ध्यान न देते हुए सिर्फ काम के प्रति लगाव और ईमानदारी है। ये वहाँ की जो संस्था है, राज्य की जो संस्था है, राजनीतिक संस्था, उसमें काफ़ी सपोर्टिव रहता है। तो स्विस संविधान के अपने समाज की बात करें, स्विस की समाज की सबसे अच्छी बात वहाँ पे कि इनमें मित्रता होती है, उदारशील शालीनता का जो भाव होता है वह एक दूसरे को सहयोग का वातावरण देता है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते जाएँ तो आपके सामने एक मैं पॉइंट रख रहा हूँ, तीसरा पॉइंट जो समझाना जरूरी है, क्योंकि इससे पहले तीसरा पॉइंट काफ़ी इंपॉर्टेंट है। देखिए, स्विस लोगों का जो चरित्र है ना वो काफ़ी बढ़िया है वहाँ का, क्योंकि समाज तभी उन्नति करता है जब वहाँ के लोग उन्नति चाहते हैं, जब वहाँ पे लोग वो बढ़िया चाहते हैं। क्योंकि अगर देखो मैं जहाँ रह रहा हूँ, अगर मुझे आगे बढ़ने का शौक़ नहीं है, ऐसे बहुत सारे लोग मेरे जैसे होंगे तो उन्नति नहीं कर पाएंगे। तो कोई भी देश, राज्य, समाज तभी उन्नति करता है जब वहाँ के लोग उसके साथ जुड़े हुए और लोगों के मन में
अपने देश के प्रति, अपने प्रति विकास करने की भावना होती है, तो देश तभी उन्नति करता है जब लोगों में अच्छी चरित्रता, अच्छी नीति और व्यवहार होता है। तो यहाँ स्विट्ज़रलैंड की हम बात कर रहे हैं तो उनका चरित्र बहुत बढ़िया है। स्विस नागरिकों का चरित्र ही वह तत्व है जिससे स्विट्ज़रलैंड को लोकतंत्र का श्रेष्ठतम उदाहरण कहा जा सकता है। ये लोग बड़े शांतिप्रिय हैं और एक दूसरे के विचारों का सम्मान करते हैं। इनके सूझबूझ, विनम्रता, सहिष्णुता, कूट भरी ये लोग राजनीति को एक गंभीर विषय के तौर पे न कर बिना किसी आवेश या स्वार्थ के उसका संचालन करते। सामान्य सभी पक्ष इस बात को स्वीकार करते हैं कि स्वतंत्र विचार, गंभीर व्यवहार, निर्णय, उदारता और भावना के प्रभाव न बढ़ने लगे। और जितने श्रेष्ठ नागरिक है उतना ही श्रेष्ठ वहाँ का समाज बनेगा, क्योंकि वहाँ पे उदारता है, श्रेष्ठता को ध्यान रखा गया है, छोटी चीज़ को ध्यान में न रखा गया है। और सिंपल सी बात है कि स्वार्थ को यहाँ पे ज़्यादा मतलब वरीयता नहीं दी गई है। तो ये बड़ी अच्छी बात है। यहाँ पे चौथा पॉइंट आता है, स्विस जो समाज है तो वहाँ पे लोगों के बीच देखो एक सिंपल सी बात होती है, आपको पता होगा कि कोई व्यवस्था तभी खराब होती है जब वहाँ पे लोगों में कोई चीज़ भी कॉमन नहीं रहती, कहने समानता नहीं रहती है। जमीन और आसमान का फर्क, लोगों के व्यवहार, काम करने की सोच में जमीन आसमान का फर्क होता है, तो वहाँ की व्यवस्था भी गड़बड़ा जाती है। लेकिन स्विट्ज़रलैंड में ऐसा नहीं है। क्यों? इस पॉइंट से क्लियर हो जाएगा। तीव्र आर्थिक असमानता का अभाव, वहाँ पे आर्थिक जो अगर स्टैंडर्ड देखे हैं तो इतना भी असमान नहीं है कि बहुत ज़्यादा देखे जमीन आसमान का फर्क हो लोगों के बीच में, इतना भी नहीं है। मध्यम वर्ग की प्रबलता ज़्यादा है, ज़्यादा ना तो अमीर है ना गरीब है, एक इक्वल जैसा वातावरण है, क्योंकि वहाँ पे मध्यम वर्ग की प्रधानता ज़्यादा है। ऑप्शन ने लिखा है कि एक स्थान पर लिखता है कि धनवानों का धन, निर्धनों की निर्धनता लोकतंत्र को भ्रष्ट कर देती है। ज़्यादा से ज़्यादा धन होना भी और गरीब से गरीब होना भी लोकतंत्र के लिए नुकसानदायक है। ज़्यादा धनवान होना भी नुकसानदायक है, ज़्यादा गरीब होना भी। एक मध्यम कैटेगरी की व्यवस्था होती है तो लोकतंत्र बहुखूबी चलता है, जो स्विस के अंदर है। फिर किंतु स्विट्ज़रलैंड में ऐसी स्थिति नहीं है कि ज़्यादा धनवान है या ज़्यादा गरीब है, नहीं, बिल्कुल नहीं, ऐसा बिल्कुल एक मध्यम श्रेणी यहाँ पे। स्विट्ज़रलैंड में आर्थिक असमानता अन्य देशों की तुलना में बहुत कम है और स्विट्ज़रलैंड के अधिकांश लोग निम्न मध्यम वर्ग के हैं। बेकारी या भाषण देने की दरिद्र समस्या पर नहीं रहते हैं, उसमें असंतोष नहीं है वहाँ पे, क्योंकि वहाँ की जो व्यवस्था है वो मध्यम वर्गीय और सभी इक्विवेलेंट है। ज़्यादा भेदभाव या ज़्यादा अमीरी गरीबी से फासला नहीं है। पाँचवा पॉइंट अगर हम देखें तो पाँचवें पॉइंट में आपको समझ में आ जाएगा कि उग्र दलबंदी या व्यावसायिक राजनीति का अभाव। दलबंद है वो उग्र नहीं है कि जोश जोश में आकर एक दूसरे दल के प्रति वो कीचड़ उछालते हैं या जो राजनीति का वातावरण गंदा करते हैं, वैसा नहीं है। उग्र राजनीति नहीं है वहाँ पे, और व्यावसायिक राजनीति नहीं है कि बिजनेस पर्पज में पॉलिटिक्स को अपनाया जाए, नहीं। वो एक पॉलिटिक्स है, वो एक लोकतंत्री व्यवस्था अलग है। क्योंकि सबसे बढ़िया लोकतंत्र का उदाहरण हम स्विट्ज़रलैंड को इसलिए तो कहते हैं क्योंकि जहाँ वहाँ की व्यवस्था है वो व्यावसायिक राजनीतियों के अभाव से मुक्त है। स्विट्ज़रलैंड में राजनीतिक दल न केवल दलबंदी की भावना की उग्रता है वहाँ पे, बल्कि राजनीतिक दलों की इन अनैतिक बुराइयों से अछूता है। अन्य देशों की में विद्यमान है बुराइयाँ राजनीति के अंतर्गत, लेकिन यहाँ पे इतनी नहीं है। अन्य यूरोपीय देशों में, अमेरिका, भारत आदि देशों में व्यावसायिक राजनीति को अपनाया गया है। राजनीति को एज ए बिजनेस मान लिया जाता है। राजनीति भ्रष्ट और राष्ट्रीय हितों की अपेक्षा करती है और ये सत्ता प्राप्त करने की चेष्टा में लिप्त रहते हैं। स्विट्ज़रलैंड में सामान्य व्यक्ति राजकार्य में रुचि, समाज सेवा, प्रतिष्ठा के लिए राजनीति में प्रवेश करते हैं। ऐसा नहीं स्वार्थ के लिए, राजनीति की सेवा और निष्ठा के लिए वो आते हैं। तो इसलिए स्विट्ज़रलैंड की राजनीतिक व्यवस्था वहाँ उनको सपोर्ट करती है, वहाँ की खुद लोकतंत्र को। आगे हम देखें तो आपके सामने एक चीज़ यहाँ क्लियर होती है छठे पॉइंट से, वीर पूजा। यानी किसी भी राजनीतिक व्यवस्था में देखें किसी एक व्यक्ति विशेष को ज़्यादा महत्व दिया जाता है, लोग उसके गुणगान करते हैं। इस तरह से एक व्यक्ति के पक्ष की ओर हो जाती है राजनीति या बाकी व्यवस्था, एक ही व्यक्ति को ज़्यादा महत्व देती है। इस तरह से कहने की असमानता उत्पन्न होती है। तो वीर पूजा नुकसान देती है लोकतंत्री व्यवस्था में, बाकी देश की व्यवस्थाओं के अंतर्गत भी। तो अब यहाँ पे बात करें वीर पूजा की, तो स्विस संविधान और स्विस व्यवस्था में देखें, स्विस के देश के स्विट्ज़रलैंड की बात देखें तो वीर पूजा का नितांत अभाव है, क्योंकि वहाँ पे लोगों में सिर्फ लोकतंत्री जागरूकता का महत्व है। किसी एक व्यक्ति विशेष को ध्यान न दिया कर एक राजनीति के अंदर पूरी कह सकते हैं कि लोकतंत्र को ज़्यादा महत्व दिया, किसी व्यक्ति विशेष को न देकर पूरे लोकतंत्री व्यवस्था को, एक देश को महत्व दिया गया है। स्विट्ज़रलैंड में वीर पूजा की भावना कुछ विशेष नेताओं के प्रति जागरूकता के संपूर्ण समर्पण का भाव जैसी कोई निश्चित स्थिति नहीं है, क्योंकि स्विट्ज़रलैंड में कभी भी करिश्मा या चमत्कारी नेतृत्व स्थिति नहीं रही है। स्विट्ज़रलैंड में आज भी जन लोकतंत्री और आरंभिक व्यवस्था बनी हुई है। इसका एक बहुत बड़ा प्रमुख कारण है कि जनता इन्हें बनाए रखना चाहती है। स्विस नागरिक सार्वजनिक जीवन में पूरी सक्रियता के साथ भाग लेते हैं, अपने प्रतिनिधियों के नियंत्रण में रहते हैं, व्यावसायिक त्रुटियों और भूलों को सुधारते रहते हैं।
तो वहाँ पे एक व्यक्ति विशेष की गुणगान न कर पूरी लोकतंत्र व्यवस्था को महत्व दिया गया। सब एक लोकतंत्र को बढ़ावा देने की मिसाल यहाँ पे प्रस्तुत की जाती है। अब लास्ट में यहाँ पे बात आती है, तो हम यहाँ पे इस पे पॉइंट पे आ जाते हैं। जैसे कि जॉन ब्राउन मेंशन ने कहा था कि स्विट्जरलैंड अशांति के समुद्र में शांति का द्वीप है, क्योंकि यहाँ पर इतनी बढ़िया व्यवस्था है कि दूसरे देशों में लोकतंत्र होते हुए भी वहाँ पे गर्मा गर्म असंतोष का माहौल है, लेकिन यहाँ पे ये लोकतंत्र है, फिर भी उन सभी लोकतंत्र की दुर्भावनाओं को, समस्याओं को नकारते हुए एक बढ़िया लोकतंत्र का उदाहरण दिया है, वो स्विट्जरलैंड ने दिया है। तो ये आपको समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि स्विट्जरलैंड है वह लोकतंत्र का, अगर बात करें तो लोकतंत्र का एक घर है। लोकतंत्र का क्या है? घर है। अब दूसरी हम बात करते हैं स्विट्जरलैंड के संविधान की आर्थिक व्यवस्था की, क्योंकि कोई भी देश तभी बढ़िया होता है, तभी एक्स्ट्रा एक्टिविटी या काम करता है जब वो उसका इकोनॉमी लेवल बढ़िया हो। जैसे मैं बात करूँ बहुत ही अच्छे से तभी पढ़ा पाऊँगा जब मैं इकोनॉमी लेवल पर भी ठीक हूँ, सक्षम हूँ, नहीं तो यहाँ पे इतनी चीज़ें नहीं होती, क्योंकि घर का एक वातावरण, जो इकोनॉमी वातावरण है, वो ज़रूर किसी न किसी व्यक्ति को प्रभावित करता है। पैसों की तंगी या पैसों का ऐसा झालमेल जो होता है, वह व्यक्ति को काफ़ी सोचने पे मजबूर कर देता है। तो अगर व्यक्ति आर्थिक रूप से लगभग सक्षम है तो वह उन्नति के ऊपर भी ध्यान देता है। तो अब बात करें लोकतंत्र के अंतर्गत स्विट्जरलैंड की, और स्विट्जरलैंड की लोकतंत्र की सबसे बढ़िया विशेषता क्या है? क्योंकि वहाँ का आर्थिक व्यवस्था भी बढ़िया है। आर्थिक व्यवस्था भी बढ़िया है, वहाँ पे बिल्कुल भी ऐसा नहीं है कि चुनौती पूरा वातावरण हो जिससे लोकतंत्र को चुनौती मिले, ऐसा नहीं है। वहाँ का वातावरण, वहाँ की आर्थिक व्यवस्था भी लोकतंत्र को सपोर्ट करती है। तो देखें, स्विस लोगों का जीवन स्तर न केवल विकासशील देशों की तुलना में वरन विश्व के विकसित देशों की तुलना में बहुत अच्छा है। विकसित देशों के कंपैरिजन में देखें तो स्विट्जरलैंड और स्विस के लोग काफ़ी बढ़िया हैं, यानी विकासशील से उन्नत है, विकसित देश है। विकसित देशों के ऊपर भी अगर देखें तो स्विस लोग हैं वो उनसे भी बढ़िया हैं, अच्छे से जीवन यापन कर रहे हैं। प्राकृतिक सौंदर्य की दृष्टि ये धनी देश आर्थिक दृष्टि से भी संपन्न है। विश्व के सबसे प्रमुख पर्यटक स्थल के रूप में, घड़ियों के निर्माण के स्थल के रूप में ये प्रमुख उद्योग धंधे यहाँ पे अच्छे हैं। कुटीर उद्योग, डेयरी उद्योग, पर्यटन, सब कुछ मिलाकर ये विकसित देश है। इस देश की आर्थिक व्यवस्था का सबसे प्रमुख लक्षण क्या है? उदारवादी अर्थव्यवस्था से लोक कल्याणकारी अर्थव्यवस्था की ओर प्रस्थान किया है। पहले उदारवादी अर्थव्यवस्था थी, वो किस ओर बढ़ी है? वह बढ़ी है कल्याणकारी। अब सिर्फ ध्यान दिया है कि लोगों को कल्याण, लोगों के हित को लेकर क्या किया जाए। जितना बढ़िया, जितनी कहते हैं बढ़िया से बढ़िया व्यवस्था तब होगी जब लोगों को हित को महत्व दिया जाएगा। तो वहाँ की जो अर्थव्यवस्था है वह कल्याणकारी अर्थव्यवस्था, लोगों के कल्याण को ज़्यादा फोकस करती है। तो शीर्ष संविधान पर उदार दर्शन को प्रभाव रहा है, और संविधान राज्य व्यवस्था का मूल दर्शन यह है कि जीवन के सभी पक्षों में नागरिकता को अधिकतम संभव सीमा तक स्वतंत्रता प्रदान की गई है, लोगों के कल्याण को महत्व दिया गया है। ठीक है, और लास्ट में ये पॉइंट, यहाँ से हम डिस्कस अपने पॉइंट से शुरू करते हैं। तो ध्यान रखना है कि आज स्विट्जरलैंड में विश्व के अन्य देशों की तुलना में सामाजिक सुरक्षा की अधिक व्यापकता है। बच्चों और महिलाओं के स्वास्थ्य की रक्षा के लिए प्रबंध किया गया है। इंग्लैंड और अमेरिका के पश्चिमी यूरोप के अन्य देशों की तुलना में उत्तम है। यहाँ की सभी कैंटनों में निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था न केवल सिद्धांत वर्ण व्यवहारिक रूप में भी लागू है। बीमारी, अंग भंग और वृद्धावस्था में राजकीय सहायता की व्यवस्था की गई है। सभी असहाय, लूले, लंगड़े, अंधे और अपाहिज व्यक्तियों के राजकीय कोष में सहायता व्यवस्था की। दुर्घटना में आकस्मिक हानि की क्षतिपूर्ति और बीमे की भी व्यवस्था की समुचित। बेरोजगारी की वहाँ पे लगभग समस्या है ही नहीं, वहाँ पे बेरोजगारी की लगभग समस्या है ही नहीं। ये ऐसी स्थितियाँ हैं जिनसे अन्य देशों की तुलना में अनुकरणीय कहा जा सकता है। स्विट्जरलैंड को लोकतंत्र का घर कहने का कारण क्या है कि वहाँ की सामाजिक और आर्थिक स्थितियाँ बहुत अधिक अच्छी है और वहाँ की लोकतंत्र को सपोर्ट करती है, बिग बैकबोन है। लोकतंत्र वहाँ के कहाँ क्यों बढ़िया है? क्योंकि वहाँ की सामाजिक और आर्थिक व्यवस्था बहुत बढ़िया है, सपोर्ट करती है। तो ये आपको ध्यान रखना है। आगे वाले वीडियो में मैंने आपको जैसे बताया है कि आगे वाले वीडियो में हम स्विट्जरलैंड के संविधान को देखेंगे कि उनकी स्विट्जरलैंड के संविधान को क्यों पढ़ना है, स्विट्जरलैंड के संविधान कैसे बना और उस संविधान की क्या विशेषताएं हैं। उससे पहले हमने यहाँ का एक छोटा सा परिचय कर लिया है इनके बारे में कि वहाँ की सामाजिक और आर्थिक व्यवस्था कैसी है। तो दोस्तों, आपको कैसा लगा ये वीडियो, इसको कमेंट बॉक्स में जरूर मेंशन करिए। और हाँ, एंड तक आपको ध्यान रखना है कि मेरा एक अलग से पर्सनल चैनल भी है जो पॉलिटिकल को समर्पित है, राजनीति विज्ञान से संबंधित जो स्टूडेंट है उनके लिए, जीके वालों के लिए स्पेशली है, तो उनको आप जरूर सब्सक्राइब करें। चैनल का नाम है मी एंड माई यूट्यूब क्लास। बिल्कुल उस पर जाइए और कमेंट करके कहिए कि मैं एक नया स्टूडेंट हूँ जो आपके चैनल से जुड़ा हुआ हूँ। तो तब तक के लिए वापस आपसे मिलेंगे, आपको
अपना बढ़िया फोकस करना है, स्टडी पे ध्यान देना है, क्योंकि कंटिन्यू रहेगा तभी आप आगे बढ़ेंगे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।